गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास दैट व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाट इज इंडस्ट्री एंड आई हैव टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री आल्सो। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि हाउ इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन अर्बनाइजेशन प्रोसेस, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन modernization, how it is important gaining the foreign exchange, how it is important to increase the per capita income and how it is important increasing the national income development as well as the modernity। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है और मैंने ये भी बताया था कि इंडस्ट्री या आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ये कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कितने टाइम्स ज़्यादा वैल्यू बढ़ा सकता है ऑफ द मटेरियल की, रॉ मटेरियल की वैल्यू को कितनी ज़्यादा बढ़ा करके इसे प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने बताया था कि किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल। पहला आता है रॉ मटेरियल। मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल इज बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के अब्सेंस में बेटा हम किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते और जहाँ जिस तरीके का रॉ मटेरियल होता है वहाँ वैसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है। और इसी का रिजल्ट मैंने बताया था बच्चों की इंडिया की जो मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है। गुजरात और महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है बिकॉज दिस इज कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सॉइल एंड इट इज सो मच सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द कॉटन दैट ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर या कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं बिकॉज कॉटन इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द ब्लैक सॉइल। और मैंने बताया था कॉटन का होम इंडिया ही है। जस्ट लाइक मैंने जब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो का जो ओरिजिन प्लेस है, होम है, वो हमारा बेटे वो अमेरिका है, यूएसए है। आई हैव एक्सप्लेन इट। तो वैसे बेटे जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट का जो मेन प्रोड्यूसिंग है वो कॉटन को माना जाता है कि इट इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए बहुत बड़ी बिग मशीन चाहिए और बिग मशीन को चलाने के लिए बेटे पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो बेसिक नेसेसरी। इसके बाद बेटे वाटर, लगभग सारी तरीके की कंपनी को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चलाने के लिए बच्चों वाटर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जूट इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर। यही रीजन है कि जूट की मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बेटे एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह, यू नो दैट मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बंगाल, उड़ीसा। इसी वजह से बेटे जूट की जो मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज हैं वो उड़ीसा और बंगाल में ही है। ऐसा नहीं कि जूट की इंडस्ट्रीज आपकी गुजरात में लगी हो। बहुत रेयर की बात मैं नहीं करता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेयर एंड रेयरेस्ट, आई एम टॉकिंग जनरल टॉकिंग अबाउट इट दैट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात, वेस्ट बंगाल, स्पेशली रिसरा से लेकर के, रिसरा जो कि 90 किलोमीटर बिफोर है ऑफ द कोलकाता, तो रिसरा से कोलकाता तक के बीच का जो डिस्टेंस 90 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर विड्थ एरिया में both side of the bank of river Hooghly there is a large number of the जूट इंडस्ट्रीज। तो मैं बता रहा था कि ये भी जरूरी है बेटा, वाटर की अवेलेबिलिटी भी इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है। इसके बाद बेटे अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी की जरूरत है। जैसे क्वेश्चन आया करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आया करता है कि जब फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटा इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में, आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1854 और वो था बेटे महाराष्ट्र, मुंबई में। तो क्वेश्चन आया करता है कि कहाँ उस मुंबई में, उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में वर्क करने के लिए लेबर्स कहाँ से आते थे। बच्चों मैं बता दूं कि कोलकाता, चेन्नई और बंगाल, यानी कोलकाता, चेन्नई और चेन्नई मतलब मद्रास, जिसे पुराना नाम मद्रास था, और कोलकाता, मद्रास और दिल्ली में सबसे न्यूएस्ट शहर आपका मुंबई है। याद रखना मुंबई बहुत न्यूएस्ट शहर है। मुंबई को अंग्रेजों ने स्पेशली बसाया और डेवलप किया है।
ठीक है। तो ये न्यूज शहर है। तो मुंबई में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई थी 1854 में, और स्टेब्लिश होने के बाद बच्चों तो क्वेश्चन आया करता कि उस इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लेबर्स कहाँ से आते थे, तो उसी के आसपास डिस्ट्रिक्ट के, स्पेशली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बगल में, वहां से लेबर वर्क करने आते थे। इट तो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। यह इंडस्ट्री को रन कराने के लिए हमें एक स्किल्ड या मतलब स्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है। दिस इज आल्सो द लेबर। इसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी आल्सो डेवलप। इन ऑप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इंडस्ट्री कैन नेवर रन, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक डेवलप्ड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी डेवलप्ड एज वेल एज द मार्केटिंग। क्लोजनेस ऑफ द मार्केट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंडस्ट्रीज मार्केट के कितने पास में है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, मैंने बताया था क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी आल्सो सूट फॉर द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने ढेर सारी चीजें बताई कि क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी सुटेबल फॉर द, तो ये तो बेटा मतलब डिपेंडेंट रॉ मटेरियल के तरीके ही है। और इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बेटे, तो ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर होगा व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। कौन से फैक्टर बच्चों? दीज आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर व्हिच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। फिर इसके बाद बच्चों नॉन ज्योग्राफिकल, कौन से फैक्टर्स हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो आप लोगों को ज्योग्राफिकल फैक्टर भी याद रखना है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद बच्चों मैंने बताया पावर, फिर मैंने बताया वाटर सप्लाई, फिर मैंने बताया लेबर की जरूरत है। और इसके बाद फिर मैंने बताया बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, और इसके बाद मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर मैंने बताया आप लोगों को क्लोजनेस टू द मार्केट, क्लोजनेस ऑफ द मार्केट की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट की क्लोजनेस ऑफ द मार्केट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गए। अब हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों वो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी, अब नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी बेटे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में अगर हम देखते हैं, व्हाट आर द नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, तो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में पहला पॉइंट हम लोग जब देखते हैं बच्चों, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में से फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों के सामने आता है वो आता है कैपिटल आता है बच्चों, कैपिटल। और इसके बाद बैंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बच्चों बैंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और इसके बाद बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में है, तो पहला फैक्टर हम लोगों को जो सामने आता है वो आता है कैपिटल, दूसरा फैक्टर जो आता है बैंकिंग, और तीसरा फैक्टर आता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज। पहला फैक्टर हम लोगों का कैपिटल है, दूसरा फैक्टर हम लोगों का बेटा बैंकिंग है, और बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग और क्या नाम से बैंकिंग, और इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो पहले फैक्टर हम लोग आते हैं कैपिटल। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बेटे लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल। इंडिया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया में बेटे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज की बहुत कमी है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोगों को रॉ मटेरियल ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वी हैव टू एक्सपोर्ट डायरेक्टली द रॉ मटेरियल्स, ठीक है बच्चों। वी हैव टू एक्सपोर्ट डायरेक्टली द रॉ मटेरियल्स। हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो सोचो बच्चों कि अगर मान लेते हैं हम कोई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों कि अगर हमें थ्रेड्स एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम 1 kg थ्रेड्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आज के 2-4 साल पहले का रिकॉर्ड था कि 1 kg थ्रेड्स की कीमत मुश्किल से 80 से 100 रुपए होती थी। 1 kg थ्रेड्स की कीमत 80 से 200 रुपए। आज के 5 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, अब तो मुझे करंट रेट नहीं बताया, ये अपडेट होने वाली चीजें हैं। तो उस समय 80 रुपए का मिलता था, लेकिन तो ये करंट मतलब थ्रेड्स कन्वर्ट करना, दैट इज मार्केट में, या रॉ मटेरियल, या आप कहें कि अगर हम कपास डायरेक्ट, कपास मतलब समझ रहे कॉटन अगर हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग ओनली
ओनली 100-200 रुपीज़, नथिंग मोर, 200 रुपये की चीज़ ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर उसी को हम क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं, इंडस्ट्रियलाइज मटेरियल प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री से उसे पास आउट कराते हैं और क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, और वही क्लॉथ वही एक केजी कॉटन से बनने वाले क्लॉथ की कीमत कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 1000 रुपये, मिनिमम 1000 रुपीज़ होगी। तो वो हमारे पास तो वो 1000 रुपीज़, तो हम कितने लॉस में जा रहे हैं, हम बेच कितने में रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, 100-150 रुपये बेच रहे हैं, और उस चीज़ में हम कितने में बना सकते हैं, हम उसे 1000 में बेच सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं बेटे वो चीज़ें, वी आर अनेबल टू डू दोज थिंग्स, हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हम उन चीज़ों को नहीं बना पा रहे हैं, वी आर अनेबल टू मेक दोज थिंग्स। क्यों अनेबल है, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो चीज़ें, हम उन चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट मतलब हम उन चीज़ों को मतलब प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यही रिजल्ट है कि हमारे देश ने बेटे विदेशी कंपनियों को इन्वाइट किया। 1992 में मैंने ये घटना बताई थी कि लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ और हमारे देश को कहा गया, हमारे देश की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमारे देश के लोग अगर इंडस्ट्री नहीं एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं तो कम से कम विदेशों को इन्वाइट करके वो आकर के इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाएं। तो उससे क्या होगा कि हमें रॉ मटेरियल तो हम ही से खरीदेंगे, रॉ मटेरियल तो हमको पैसा मिल जाएगा, इसके बाद हमारे ढेर सारे लोगों को काम देंगे, ढेर सारे लेबर्स रखेंगे, ढेर सारे इंजीनियर रखेंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उसका बिल अलग देंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे उसका चार्ज अलग देंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे उसका चार्ज हमें अलग मिलेगा। तो इस वजह से भारत सरकार ने बेटे उसी वजह से उसे कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का ईयर 1992 का ईयर, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसे मैं किसी दिन और पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के अब्सेंस में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं स्टेब्लिश हो पाती है, और बड़ी इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश हो पाती है बच्चों, तो देश का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये मैंने शार्ट में समझाने की कोशिश किया। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा आता है बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बेटे इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को क्या कहते हैं पेमेंट देना है वो भी बैंक के थ्रू देना है, या कुछ लोन लेना है इंडस्ट्रियलिस्ट को वो भी बैंक के थ्रू लेना है, या एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिट करना है वो भी बैंक के थ्रू करना है। तो ये बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री। फिर तीसरा था बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बैंकिंग सिस्टम तो एक छोटी बात है, एक इंडस्ट्रियल लेवल पर छोटी बात है कि बैंक तो अवेलेबल ही हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे अफेक्टेड है, कैसे, इसको बेटा हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गुजरात बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट बना और गुजरात एक डेवलपमेंट का मॉडल बना। कई बार उसने फर्स्ट रैंक में रैंकिंग की इंडिया के डेवलपमेंट इंडेक्स में, जब देखा गया तो कई बार गुजरात ने फर्स्ट रैंक के सिक्योर किया। अभी भी गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। पहले तो माना जाता था कि पहले गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल हम लोग पंजाब या क्या नाम से केरला को देते थे, लेकिन आज डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हम लोग गुजरात को देते हैं। और किसी से पूछो कहाँ काम कर रहे हैं तो कहते हैं गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, यही नाम देते हैं कि वहाँ पर काम करने के लिए हमारे भैया या जो भी है रिलेटिव वहाँ गए हुए हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं, ये काम करते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों गुजरात की पॉलिसी में बता दे रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टॉकिंग। तो एक मैनर आया, एक सब्जेक्ट आया, और वो सब्जेक्ट आया बेटे टाटा कंपनी की तरफ से, मिस्टर रतन टाटा ने एक डिक्लेरेशन किया। आपको बता दूं कि जब ये नैनो गाड़ी स्टार्ट हुई, नैनो जिसे लकटकिया कार आप लोग कहते हो, ये छोटी कार है, आप लोगों ने देखा होगा नैनो, जो 1 लाख रुपए या कुछ रुपए की मिलती है, आप लोगों ने यू हैव ऑल सीन। ये जो बेटे नैनो कार रिलीज की गई, नैनो कार की इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट की बात आई कि ये नैनो कार कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश की जाए। तो बच्चों रतन टाटा ने इस बात का डिसीजन लिया कि इस इंडस्ट्री को हम गुजरात में क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है गुजरात में, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस इंडस्ट्री को बेटा हम कहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, वी विल इस्टेब्लिश टू दिस इंडस्ट्री इन द, कहाँ पर बच्चों, इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों, उस समय मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य गुजरात के सीएम थे। एट दैट टाइम मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य वाज द सीएम ऑफ द गुजरात। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, हम आपको अपने यहाँ जमीन देंगे, आप इस्टेब्लिश हुई। नॉर्मली उन्होंने कहा बेटे किसानों की जमीन को हैरप किया गया। ऐसा नहीं है कि किसानों की जमीन को हैरप किया जाता तो उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, पैसा दिया जाता है। आप लोग जानते हो, अब तो किसान चाहते हैं कि हमारी जमीन क्या कहते हैं गवर्नमेंट हैरप कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट बेटे कम से कम मार्केट प्राइस का, सर्किल रेट का 4 गुना पेमेंट देती है।
ठीक है। तो 3 गुना पेमेंट देती है, तो सब लोग चाहते हैं कि 4 गुना पेमेंट मिल जाए, इससे अच्छा गवर्नमेंट ले ले, तो उतने में हम और 3 गुना जमीन खरीद लेंगे मार्केट रेट का। तो इस वजह से बेटे उन्होंने कहा कि आए तो बेटे उस समय ममता बनर्जी जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम थी, सीएम है गुजरात की, वो बंगाल की, सॉरी गुजरात नहीं बंगाल की, तो इन्होंने बेटे उस चीज़ को बहुत अपोज किया कि नहीं हमारे लिए किसान इंपॉर्टेंट है और किसानों की जमीन को हड़प करना गलत है, और इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक इशू बनाया और बहुत ज़्यादा अपोज किया, बहुत ज़्यादा अपोज किया, ठीक है बच्चों। और बहुत ज़्यादा अपोज करने के बाद फिर ये हुआ कि उस कंपनी को फिर भी बनती रही, काफ़ी थोड़ा बहुत बनी भी, कितना बनी वो मैटर नहीं करता यार, बट मैटर ये करता है कि कंपनी बनती रही। और जब कंपनी बनकर के लगभग कंप्लीट होने, उनका बनी नहीं, कुछ एक पार्ट बना, थोड़ा बहुत बना, तो बेटे ममता बनर्जी पावर में आ गई और वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हो गया और ममता बनर्जी की सरकार बन गई इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सीएम बन गई, और ममता बनर्जी जब सीएम बन गई तो उन्होंने कहा हम मतलब रतन टाटा की इस पॉलिसी का अपोज करते हैं और हम किसानों की जमीन को वापस दे देंगे। तो रतन टाटा के पास बेटे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम को बेटे उस समय एट दैट टाइम मिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी जो प्रेजेंट टाइम पे पीएम ऑफ इंडिया, उस समय वो बेटा गुजरात के सीएम थे, उन्होंने तुरंत बेटे इस चीज़ को इशू किया और उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आएंगे। रतन टाटा ने कहा हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा जितना आप वहाँ लॉस में उतना हम आपको देंगे, ठीक है, हम आपको सस्ते रेट पे जमीन देंगे, हम गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू सरकार किसानों को तो पैसा देंगे, लेकिन हम आपको सस्ते रेट में सब्सिडी देंगे, आप हमारे आएंगे। और इस तरीके से बेटे वो कंपनी जो कहीं गुजरात में, बंगाल में स्टेब्लिश होने जा रही थी, वो ट्रांसफर होकर गुजरात चली गई और गुजरात में जाकर स्टेब्लिश हुई और वहाँ पर हजारों लाखों लोगों को रोजगार का साधन बन गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे अफेक्टेड करती है, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी रखती है, इंडस्ट्री को कितना प्रमोट करती है, और यही रीजन है कि गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, और क्यों, क्योंकि वो हम ही से, मान लो हमसे, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो भी होता है और जो भी प्रोडक्ट मटेरियल होता है, मान लो गन्ना होता है, गन्ना ले गए, क्या कहते हैं, गन्ना ले गए यहाँ से सस्ते रेट में, वहाँ पर इंडस्ट्री, गन्ना तो वैसे बेटा इतनी दूर तक नहीं ले जाया जाता। मैं आपको बता दूँ बेटा, शुगर इंडस्ट्री को कोशिश की जाती है कि शुगर फील्ड के आस ही पास होना चाहिए, 10-20 किलोमीटर पे ही होना चाहिए, क्योंकि बेटा शुगर को अगर काटने के बाद तुरंत तो उसकी 1-2 दिन के अंदर पिराई नहीं होती, तो उसका जो सुक्रोज होता है स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल, और उसका चीनी का प्रोडक्ट आऊँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब उत्तर प्रदेश तो फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर के, तो मान लेते हैं वो यहाँ ले गए और वहाँ पर उन्होंने गन्ने शुगर बना करके बेचा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। तो इस वजह से यहाँ से आयरन ले गए, यूपी में तो आयरन नहीं होता, हमारा जो भी होता है, बॉक्साइड होता है, जो भी होता है वो वहाँ ले गए और उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमती, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैंने बताया ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस हम ही से आयरन लेता है बच्चों, इज टेकिंग द आयरन फ्रॉम इंडिया इम्पोर्टिंग, और बाद में आयरन की चीज़ें बना करके हम ही को देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर राफेल हमें दे रहा है, 36 राफेल 54,000 करोड़ के दे रहा है, और लेता क्या रेट है, तो ये है बेटा 36 राफेल में कितने का ज़्यादा देता है, 2-4 करोड़ का, 10-20 करोड़ का क्या कहते हैं, या 50 करोड़ का, 100 करोड़ का लोहा लगा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं, 100 करोड़ का लोहा बेटा बहुत ज़्यादा होता है, या 500 करोड़ का लगा होगा, लेकिन वो मतलब लोहे का कीमत तो कितना आपसे सुन रहे हैं, 54,000 करोड़ रुपए की 36 राफेल। तो सोचो बेटा कि क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इस तरीके से मिलता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज समझ में आए बच्चों, तो हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। वी आर क्लासिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में बच्चों हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में पहले जो इंडस्ट्री देखते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री जो हम लोग देखते हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। पहले जो क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे करते हैं, रॉ मटेरियल। तो ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में देखा जाए तो पहली इंडस्ट्री जो हम लोगों को आती है बच्चों, वो आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या आती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए ऑन द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ऐसी इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीकल्चर, इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री,
ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो। जैसे आपकी कॉटन इंडस्ट्री हो गई, कॉटन क्या होता है, कॉटन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। आपकी शुगर इंडस्ट्री हो गई, शुगर क्या होता है, शुगर केन से बनती है, शुगर केन क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट होता है। ये आपका जूट इंडस्ट्री, जूट क्या होता है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। और तो ये 3 इंडस्ट्रीज हमें स्पेशली ब्रॉड पे भी पढ़ना है। और दूसरी चीज आती है बेटा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। क्या आती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जो अपने ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पर डिपेंडेंट हो, दैट इज नोन एज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और तीसरी आती है बेटा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्शन के लिए एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल पर डिपेंडेंट हो, उसे एनिमल इंडस्ट्री कहते हैं, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आपकी मिल्क इंडस्ट्री हो गई, या जैसे आपकी लेदर इंडस्ट्री हो गई, ये सब एनिमल। और इसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बेटा उसे कहते हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो। जैसे आपकी फर्नीचर में इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई। तो ये आपके ऑन द बेस आप इनका डिस्क्रिप्शन बच्चों आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, वरना हमें कंप्रेस करने और अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। दैट्स वाई वीडियो लंबा हो रहा है। वी आर यही तक रखते हैं और इसके बाद फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ओके।